हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि भारत की बात की जाए और आप आम जनमानस के पास जाके सिर्फ एक किसी साहित्यकार का अगर नाम पूछें जिसने हिंदी में कुछ लिखा हो, तो अगर 2-3 नाम आपको मिलेंगे तो शायद एक नाम जरूर मिलेगा जिनका नाम असल जिंदगी में तो धनपत रहा था, पर मुंशी प्रेमचंद के नाम से उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की। दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट रहा, हिंदी साहित्य पढ़ा भी रहा हूं, और हम हिंदी पखवाड़ा करके जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने पहले महाप्राण निराला की बात की, आज हम मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं। एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि चाहे वो बात हो निराला की या हो बात मुंशी प्रेमचंद की, एक ऐसी बात जिससे दोनों ही जो मूर्धन्य साहित्यकार थे वो जुड़े हैं, वो ये कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों को देखा। न सिर्फ निराला के साथ ये बात है, मुंशी प्रेमचंद जी के भी साथ ये बात है। और एक चीज, जब हम कॉन्टेम्पररी मतलब उनके समय के साहित्यकारों को देखते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने साहित्य पे बहुत टीका टिप्पणियां की हैं, खासकर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसे लोगों को, तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि जहां निराला वहीं पे प्रेमचंद, दोनों को समान रूप से साइड रखा गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जब हम लगभग 70-80 साल 90 साल बाद जब हम प्रेमचंद जी को देखते हैं तो हमें लगता है कि चाहे वो निराला हो या प्रेमचंद जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, क्या ही शानदार उन्होंने साहित्य लिखा और हर उस दीन दुनिया की बात की और उस स्तर तक की कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम पूस की रात पढ़ते हैं तो पूस की रात पढ़ते हुए कहीं ना कहीं वो दुख, वो दर्द समझ सकते हैं कि हर रात निगहबानी करनी रहती है, और एक रात जब सब चल जाता है तो लगता है कि चलो यार मुक्ति मिली। जब हम घीसू को देखते हैं कफन कहानी में, और वो जो पिता पुत्र का वार्तालाप है, जब पुत्र की पत्नी यानी कि जो पिता है उसकी बहू, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और वो कहते हैं कि चलो उसके कफन के पैसे से हम कुछ खा लेंगे तो वो खुशी होगी। कहां तक कचोटती है ये बातें। जब वो बड़े भाई साहब लिखते हैं, और उस बड़े भाई साहब का द्वंद क्या होगा जो अपने भाई से बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं उसी अदबियत में रहता है, लेकिन धीमे धीमे जब छोटा भाई प्रोग्रेस करते 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 उनके बराबर आ जाता है और ये फेल होते होते उसके बराबर आ जाते हैं, और तब वो जो पतंग हाथ में आती है और बाद में छोड़ दी जाती है, वो इस बात का प्रतीक है कि एक समय आके बड़े भाई साहब को भी लगता है कि अब छोटे भाई को छोड़ देने का समय है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। आप ईदगाह की बात कर लें, आप यूपीएससी आपके सिलेबस में गोदान है, आप उसकी बात कर लें, और फिर बहुत सारी कहानियां प्रेमचंद की, वो भी यूपीएससी के सिलेबस में है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि शायद से चाहे वो नमक का दारोगा हो या ईदगाह हो या कोई और कहानी हो, मैं सबसे ज्यादा मुतासिर अगर किसी साहित्यकार से हुआ तो निश्चित तौर पर वो प्रेमचंद है। गद्य विधा में तो शायद मैं 1-2 लोगों को ही उनके आसपास देख पाता हूं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी जिंदगी से छुपी रह गई हैं, तो आज हम उनकी भी बात करेंगे। जैसे बहुत से कम लोगों को पता है कि उन्होंने एक हिंदी मूवी में थोड़ा सा किरदार भी किया था, लिखने भी आए थे, नहीं पसंद आई, बंबई चले गए वे। तो बहुत सारी चीजें हैं मुंशी प्रेमचंद जी की जिंदगी से, और हमारी जो सीरीज है इसका मेन काम भी यही है कि ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों की जिंदगी से जुड़ा जो पर्दा है ना उसको हटाने का, ताकि आम स्टूडेंट्स और लोग समझ सके कि वास्तविकता में प्रेमचंद या ऐसे साहित्यकारों की जिंदगी कैसी थी और उनका साहित्य कैसा था। तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी से। देखिए, मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी का ठीक ठाक दखल उर्दू निष्ठ गद्य में भी रहा, मतलब बहुत सा उनका गद्य रहा, और उन्होंने बहुत सी रचनाएं की जिसमें उन्होंने उर्दू में लिखा, और शुरुआत उन्होंने बेसिकली उर्दू से ही की। फिर वो हिंदी में एक नाम कमाते गए, और फिर तो जो उनका अंतिम उपन्यास था जो यूपीएससी के सिलेबस में है, गोदान, आप पढ़ेंगे तो आप, मुझे लगता है कि हर 10वें पेज के बाद आप रोएंगे। कुछ ऐसा उन्होंने लिख रखा। खैर, इसको पढ़ते हैं। ये खुद मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट अफसाना वो होता है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर रखी जाए। बुरा व्यक्ति बिल्कुल ही बुरा नहीं होता, उसमें कहीं फरिश्ता जरूर छुपा होता है। उस पोशीदा और ख्वाबीदा फरिश्ते
को उभारना और उसको सामने लाना एक कामयाब अफसाना निगार का शेवा है। इसको उन्होंने हिंदी में भी लिखा था। अगर आप 1920-21 के अराउंड उनकी टीकाएं देखेंगे तो उन्होंने इसको हिंदी में भी लिखा। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अपने बहुत से उर्दू जो साहित्य था उसको उन्होंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की, और निश्चित तौर पे दोनों भाषाओं में उनकी कमांड बहुत शानदार थी। एक व्यक्ति जब दुनिया से सीखा होता है ना, जो थपेड़ों से जूझ के जिंदगी को सीखा समझा होता है ना, उसके लिए भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं रह जाती, भाषा भाव हो जाती है। खैर, प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों जबानों के एक बड़े अफसाना निगार और उससे भी बड़े नॉवेल निगार समझे जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे शब्दों का जो प्रयोग किया है वो उर्दू के समानांतर इसलिए किया है क्योंकि मैं शायद एक थोड़ा अलग वर्जन बताना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी साहित्यकारों में यूं तो प्रेमचंद का नाम बहुत आदर सत्कार के साथ लिया जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी छवि और बहुत शानदार लेखन था उर्दू में भी। तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर आपको ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका जरूर क्या कहते हैं निस्तारण करेंगे, हम बताएंगे उसको कैसा है। ठीक है। हिंदी वाले उन्हें उपन्यास सम्राट यानी कि नॉवेल निगारी का बादशाह कहते हैं। अपने लगभग 35 वर्ष के साहित्यिक जीवन में, अपने लगभग 35 वर्ष के साहित्यिक जीवन में, ठीक है, अपने 35 वर्ष के साहित्यिक जीवन में उन्होंने जो कुछ लिखा उस पर एक बुलंद राष्ट्रीय मिशन की मुहर लगी हुई है। उनकी रचनाओं में देशभक्ति का जो तीव्र भाव नजर आता है उसकी उर्दू अफसाना निगारी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वो स्वतंत्रता आंदोलन के मतवाले थे, यहां तक कि उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी और 20 साल की अच्छी भली नौकरी से जो उन्हें लंबी गरीबी और कड़ी मशक्कत के बाद हासिल हुई थी, उन्हें इस्तीफा दे दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनकी माँ की मृत्यु पहले ही हो गई थी, तो जो सौतेली माँ थी जो बिल्कुल नहीं मानती थी ने, सौतेली माँ, सौतेले भाई बहन और इनकी एक वाइफ जो जिनको ये पसंद नहीं करते थे, जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई थी। उस समय ये मैट्रिक में थे तो ये 20 किलोमीटर दूर जाते थे। वैसे इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, वो 20 किलोमीटर दूर जाते थे और वहां ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर आते थे और फिर रात में पढ़ते थे दिए की रोशनी में। मतलब संघर्षों की जो दास्तान होती है जो उन्होंने अपने कलमों से लिखी है, कलम से लिखी है, मैं एक बात कह सकता हूं कि वो एक एक दास्तान, जो एक शब्द जो हमें भाव से भर जाता है, वो निश्चित तौर पर उन्होंने खुद झेला है और तब उसे लिखा है। एक चीज और बताता चलूं मैं, जब मैं यहाँ पे उर्दू और हिंदी की बातें कर रहा हूँ तो, और मैंने इसको उर्दू के लफ्ज़ों के लिहाज से लिखा भी है, मैं एक चीज़ स्पष्ट करता चलूँ कि मैं यहाँ पे प्रेमचंद जी के ज़िंदगी से जुड़े कुछ उन पहलुओं पे भी बात करूँगा जो अक्सर छूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उनके लेखन में 20वीं सदी के आरंभिक 30-35 वर्षों तक सियासी और सामाजिक जिंदगी की जीती जागती तस्वीरें मिलती हैं। उन्होंने अपने पात्र आम जिंदगी से एकत्र किए, लेकिन ये आम पात्र प्रेमचंद के हाथों में आकर खास हो जाते हैं। वे अपने पात्रों के अंतर में झांकते हैं, मतलब उनके अंदर झांकते हैं, उनमें पोशीदा या छुपे हुए अच्छे बुरे का अनुभव करते हैं, उनके अंदर जारी द्वंद्व को महसूस करते हैं और फिर उन पात्रों को इस तरह पेश करते हैं कि वो पात्र पाठक को जाने पहचाने से मालूम होने लगते हैं। और जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो आपके सामने नमक का दारोगा जो कहानी है वो आपके नजरों के सामने से चली जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए, घूम जानी चाहिए। इतनी शानदार कहानी। और हम लोग तो शायद हाई स्कूल में थे जब हमने नमक का दारोगा मैंने पढ़ी थी। तो वो पहली कहानी जिसने मुझे इतना ज्यादा प्रभावित किया कि मुझे लगा कि शायद से ये वो साहित्यकार हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहूंगा। तब मुझे नहीं पता था कि प्रेमचंद कितने बड़े हैं, क्या हैं, लेकिन जैसे जैसे हिंदी साहित्य में रुचि बढ़ती गई, मैंने विज्ञान से अपना परास्नातक भी किया, लेकिन विज्ञान से परास्नातक करते समय भी जो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब थी वो हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में भी कुछ ऐसे विद्वान जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहे, निश्चित तौर पर प्रेमचंद उनमें से एक है। नारी की महानता, उसके नारित्व के आयाम और उसके अधिकारों की पासदारी का जैसा एहसास प्रेमचंद के यहां मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता। प्रेमचंद एक आदर्शवादी यथार्थवादी थे। उनके लेखन में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच का संतुलन की तलाश की एक निरंतर प्रक्रिया जारी नजर आती है। और मैं बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रेमचंद की कहानियों पे मैंने बाकायदा एक और वीडियो किया हुआ है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आप उनकी कहानी में यथार्थ और आदर्श का जो बैलेंस है आप उसको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के नजदीक, आप सबको पता होगा, लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है,
उनका असल नाम धनपत राय था और घर में सब उनको नवाब राय कहते थे। उनके पिताजी जो थे अजायब राय जी, वो डाक खाने में 20 रुपए मासिक के मुलाजिम थे, मतलब वहां पे नौकरी करते थे। जिंदगी की तंगी, मतलब जिंदगी बहुत तंगी से बसर होती थी। 20 रुपए क्या ही मायने रखते हैं जब आप बनारस के आसपास रहते हो, फिर खर्चे भी बहुत हैं, फिर बहुत सारी चीजें। और जमाने के नियम के अनुसार प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा गांव के ही मौलवी के मकतब, या जो उनके जो मौलवी थे गांव के, वहीं से होती है। और फिर उसके पिता, देखो मौलवी से हुई थी तो उर्दू का थोड़ा सा प्रभाव दिखता है। फिर उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया तो उन्हें वहां के स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। लेकिन कुछ ही समय बाद अजायब राय तब्दील होकर अपने गांव वापस आ गए, मतलब उनका तबादला हो गया और वो वापस आ गए। तब्दील लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा उर्दू शब्दों का, मैंने फिर से बताया सिर्फ प्रेमचंद के शुरुआती दिनों के रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि हमेशा उनको हिंदी के समानांतर रखा जाता है और बहुत टेक हो गया। मैंने कुछ जो हिंदी की कहानियों वाला वीडियो किया है उसमें बहुत सारे इस तरह के लफ्जों का जो हिंदी नुमा है उनको प्रयोग किया है। इस बार मैंने उर्दू के कुछ शब्दों का प्रयोग किया, आशा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जब प्रेमचंद की उम्र 7 बरस की थी तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैंने बताया था उसको, बाप ने दूसरी, मतलब अजायब राय जी ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद घर का वातावरण पहले से भी ज्यादा क्या हो गया था, कटु हो गया था। चूंकि जो सौतेली माता जी थी वो बहुत पसंद करते नहीं थे। खैर, फरार प्रेमचंद किताबों में पनाह ढूंढी। वे एक पुस्तक विक्रेता से सरशार, शरर और रुसवा के उपन्यास लेकर तिलिस्म, होशरुबा और जॉर्ज नॉल्ड वगैरह के नॉवलों को अनुवाद पढ़ने लगे। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें स्पष्ट करता चलूं कि हिंदी साहित्य में तो यूं तो हमने 1850 से गद्य विधा देखने लगी थी, मतलब हमें दिखने को लगी थी। लेकिन अगर हम उर्दू साहित्य की बात करें तो उर्दू साहित्य में गद्य विधा उतनी प्रचलित नहीं थी। तो प्रेमचंद्र जी के जो शुरुआती रचनाएं हैं वो निश्चित तौर पे उर्दू विद्या में भी बहुत शानदार रचनाओं में से एक है। तो अगर आपको मिले तो आपको खोज को उनको पढ़नी चाहिए, कुछ की डिटेल में दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो 15 साल में उनकी उम्र, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी उनसे ज्यादा उम्र की एक कुरूप लड़की से कर दी गई। कुछ दिन बाद अजायब राय जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई और बीबी के अलावा सौतेली माँ और 2 सौतेले भाइयों की जिम्मेदारी भी क्या आ गई, उनके सर पे आ गई। उन्होंने अभी 10वीं जमात भी नहीं पास की थी। वो रोजाना नंगे पैर 10 मील चलकर, मैंने बताया था, बनारस जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, रात को घर आकर दिए की रोशनी में पढ़ते थे। और इस तरह 1889, ये वही वर्ष है जब जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1889 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इस हिसाब में, कैलकुलेशन में कमजोर होने की वजह से उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो 18 रुपए मासिक पर एक स्कूल में मुलाजिम हो गए, वहां पे नौकरी करने लगे। इसके बाद उन्होंने 1904 में इलाहाबाद ट्रेनिंग स्कूल में अध्यापन की सनद हासिल की और 1905 में इनकी नियुक्ति कानपुर के सरकारी स्कूल में हो गई। यही उनकी मुलाकात पत्रिका जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम से हुई और यही पत्रिका अदब में उनके लिए लॉन्चिंग का पैड बना। ठीक है, तो होता है ना कि कई बार कुछ चीजें डेस्टाइंड होती हैं, वो किस्मत में लिखा होता है मिलना, फिर वहां पे मुलाकात हो जाती है। 1908 में प्रेमचंद मदरसों के सब इंस्पेक्टर की हैसियत से महोबा जिला हमीरपुर चले गए। ठीक है, 1914 में वो बतौर मास्टर नॉर्मल स्कूल बस्ती भेजे गए। 1918 में फिर से उनका तबादला हुआ, वो गोरखपुर आ गए और अगले साल उन्होंने अंग्रेजी, अदब, फारसी और इतिहास के साथ BA किया। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शबाब पे था, मैंने बताया था, और जलियांवाला बाग वाकया थोड़े ही समय पहले गुजरा हुआ था, गांधी जी गोरखपुर आए। उनके एक भाषण का प्रेमचंद पर यह असर पड़ा कि उन्होंने अपनी, मैंने बताया था, 20 साल की जो नौकरी थी छोड़ दी। देखो, जो आदमी दिल से सोचता है ना, जिसने बहुत स्ट्रगल देखे, संघर्ष देखे हैं, वो वास्तविकता में संघर्षों और उनकी बुनियाद को समझता है। शायद इस वजह से गांधी जी के उस आंदोलन में वो जुड़े। 1922 में उन्होंने चरखों की दुकान खोली जो नहीं चली। कानपुर में एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली, यहां भी नहीं टिक सके। तब उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस लगाया। ठीक है, जिसमें उनको फिर से घाटा हुआ और उन्हें बंद करना पड़ा। 1925 और 1929 में 2 बार उन्होंने लखनऊ में नवल किशोर प्रेस में नौकरी की, पाठ्य पुस्तकें लिखी और एक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1929 में उन्होंने हिंदी उर्दू पत्रिका हंस निकाली और हंस आज भी, अगर आप हिंदी को थोड़ा भी पसंद करते हैं और उन पत्रिकाओं की तरफ देखना चाहते हैं जिनमें अच्छा हिंदी का साहित्य या साहित्य से जुड़ी बातें लिखी रहती है, तो आप हंस की तरफ जरूर देखेंगे। निकाली, सरकार ने कई बार उसकी जमानत जब्त की, लेकिन वो उसे किसी तरह निकालते रहे। जिसे कहते हैं कि लास्ट वो समय था जब उनको, वो स्ट्रगल भी कर रहे थे, न सिर्फ जीवनी चलानी थी बल्कि पूरे परिवार को वहाँ पे भरण पोषण करना था, तो एक स्ट्रगल चल रहा था। 1934 में मैं इसकी बात कर रहा था, एक फिल्म कंपनी के बुलावे पे बंबई आ गए और एक फिल्म, मैंने बताया था ना, मजदूर की उन्होंने कहानी लिखी। लेकिन कुछ प्रभावी लोगों ने बंबई में उसकी नुमाइश पे पाबंदी लगवा दी। ये फिल्म दिल्ली और लाहौर में रिलीज हुई, लेकिन बाद में वहां भी पाबंदी लग गई क्योंकि फिल्म से उद्योगों में अशांति का भय था।
जो उस समय बड़े बड़े, आपको अगर आप ना 1930 से लेकर 1947 तक का समय देखेंगे तो बहुत से बड़े ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने वैसे स्वतंत्रता संग्राम में सपोर्ट भी किया, लेकिन वे अंग्रेजों के भी बड़े खास थे। तो ऐसे जो बिजनेसमैन थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वे नहीं चाहते थे कि मजदूर नाम से कोई मूवी निकले और मजदूरों को उनके हक के बारे में इतने मुतमईन यानी कि बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कोई बताए, ठीक है। तो यहां पे रोक लग जाती, जाहिर सी बात है। उस फिल्म में उन्होंने खुद भी मजदूरों के लीडर का रोल अदा किया था, ठीक है। बंबई में उन्होंने फिल्मों में और लेखन का काम मिल सकता था, लेकिन फिर फिल्मी दुनिया के तौर तरीके पसंद नहीं है, रस्म व रिवाज आप सबको पता है, ठीक है। और वे बनारस लौट गए 1936 में प्रेमचंद को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक प्रलेस जिसको कहते हैं, और शायद यही वो समय है जब आप हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य में मैं खुद पढ़ाऊंगा उसको कि सबसे पहले जब भारतेंदु युग आता है, ठीक है, भारतेंदु युग आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पे द्विवेदी युग, उसके बाद आता है छायावाद। छायावाद 1936 तक चलता है, फिर हमको देखने को मिलता है क्या, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद देखने को मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद वामपंथ से बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। तो प्रलेस प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष उन्हें चुना जाता है 1936 में, और प्रेमचंद की जिंदगी के कुछ अंतिम दिन जो थे बड़े बड़े कष्ट में गुजरे, और 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। तो 1936 में ही प्रलेस लखनऊ में वे अध्यक्ष चुने जाते हैं। प्रगतिवाद की स्थापना यहीं से मानी जाती है, जो लगभग 1943-44 के आसपास तक हमको देखने को मिलता है, और उसी वर्ष उनका निधन हो जाता है। और हम सबको पता था कि वो बहुत लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे। जयशंकर प्रसाद और इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो सेकंड वाइफ थी, उनसे एक जो क्या कहते हैं डिस्कशन है, वो बीच में बहुत वायरल हुआ था कि कैसे वो नहीं देख पा रहे थे, नहीं सह पा रहे थे। फिर जयशंकर प्रसाद कैसे कैसे करके कहते कि मैंने रुखसत किया जाए उनकी बॉडी को, और बाद में कुछ वैसा ही जयशंकर प्रसाद के साथ होता है। तो जब इस सीरीज में हम जयशंकर प्रसाद पे वीडियो करेंगे तो हम इसको भी कोशिश करेंगे सामने लाने की। खैर, इसको मैं बताता चलूं कि प्रेमचंद की जो पहली पत्नी थी उनसे निभा नहीं हो सका, क्योंकि उनके पसंद से नहीं थी। परिवार के खिलाफ और रीति रिवाज के खिलाफ उन्होंने एक विधवा से शादी की जिनका नाम था शिवरानी देवी, ठीक है। उनसे उनके एक बेटी थी और 2 बेटे थे। बेटी का नाम कमला और बेटों का नाम श्रीपत राय और अमृत राय था, ठीक है, श्रीपत राय और अमृत राय था। प्रेमचंद की पहली रचना एक हास्य नाटक थी जो उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने बुरे चाल चलन मामू का रेखा चित्र उड़ाते हुए लिखा था, ठीक है। तो कई बार चीजें हम अपनी निजी जिंदगी से देखते हैं और उन्हें उतार देते हैं साहित्य के पैमाने पे। तो यहां पे भी वही था कि जिंदगी में जिसे देखा उसे वहां पे लिख दिया। अगले साल उन्होंने एक और ड्रामा लिखा, होनहार बिरवान के हो चीकने पात। ये दोनों नाटक प्रकाशित नहीं हुए। उनके साहित्यिक जीवन की औपचारिक शुरुआत 5-6 बरस के बाद एक संक्षिप्त उपन्यास इसरार ए मुआबिद, देख लीजिए, पहला जो उपन्यास उनका प्रकाशित फेमस हुआ वो था इसरार ए मुआबिद, जो उर्दू में था। और इस वजह से मैंने एक उर्दू का टेक लिया इस बार, ठीक है। से हुई जो 1903 और 1904 के दौरान बनारस के साप्ताहिक आवाजा हक में किस्तवार प्रकाशित हुआ। आवाजा हक में किस्तवार प्रकाशित हुआ, ठीक है। लेकिन प्रेमचंद के एक दोस्त मुंशी बेताब बरेलवी का दावा है कि उनका पहला उपन्यास प्रताप चंद्र था। तो दोनों में मतभेद है। 1901 में लिखा गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हो सका, और वो बाद में जलवा इसार के रूप में सामने आया। संदर्भ जमाना प्रेमचंद के नंबर पृष्ठ 54, उसमें वो लिखते भी हैं जमाना में। उनका तीसरा उपन्यास कृष्णा 1904 के आखिर में प्रकाशित हुआ, जो अब अनुपलब्ध है। चौथा उपन्यास हम खुरमा ओह सवाब, ये हिंदी में प्रेमा नाम से आया था, वो छपा 1906 में। 1912 में जलवाए ईसार हिंदी में वरदान नाम से प्रकाशित हुआ। 1916 में उन्होंने अपना वृहत उपन्यास बाजार हुस्न मुकम्मल किया, जिसे कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा था, और हिंदी में सेवा सदन के नाम से ये प्रकाशित होकर लोकप्रिय हुआ। तो जिसको उर्दू में कोई नहीं मिल रहा था उसको हिंदी में सेवा सदन नाम से इतना लोकप्रियता मिली और लोगों ने उसे बड़ा प्रेम दिया। उर्दू में उपन्यास 1922 में प्रकाशित हो चुका था, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उपन्यास लिखे गए, उनके साथ भी ये स्थिति थी। गोश आफियत 1922 में मुकम्मल हुआ, 1928 में छप सका, जबकि उनका हिंदी संस्करण, इसी का हिंदी संस्करण प्रेम आश्रम 1922 में ही छप गया था। हिंदी में निर्मला 1923 में और उर्दू में 1929 में प्रकाशित हुआ। चौगान हस्ती 1924 में लिखा गया और रंगभूमि के नाम से प्रकाशित होकर हिंदुस्तानी एकेडमी की तरफ से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रचना की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन उर्दू में यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हो चुका। तो आपने देखा कि एक स्ट्रगल था। वैसे भी हिंदी सर्वमान्य भाषा थी, हिंदी लोगों को ज्यादा प्रिय लगती थी, तो हिंदी का ही यहाँ पे दबदबा भी दिख रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उर्दू पे ठीक ठाक पकड़ प्रेमचंद की थी और ठीक ठाक स्तर पे उन्होंने उर्दू में भी लेखनी की है अपनी। इसी तरह प्रेमचंद धीरे धीरे हिंदी के होते गए, क्योंकि हिंदी प्रकाशकों से उन्हें बेहतर मुआवजा मिल जाता था, उर्दू में नहीं मिला था। मैंने फिर से बताया कि उर्दू में जो गद्य या साहित्य जो था ना,
उसके प्रति इंटरेस्ट कम था। पद्य या जो शेर व शायरी लिखी जाती थी वो ज्यादा लिखी जाती थी और लोग उसको पसंद भी करते थे। गद्य को पसंद बहुत कम लोग करते थे, और वैसे भी गद्य विधा बहुत पुरानी नहीं थी। 1850 के आसपास हमने उसको पुष्पित पल्लवित होते देखा, तो इनके आने तक बहुत बड़ी वो विधा नहीं हुई थी। यही हाल गबन और मैदाने अमल, हिंदी में कर्मभूमि नाम का, हुआ। गोदान प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुआ। आखिरी दिन में प्रेमचंद ने मंगलसूत्र लिखना शुरू किया था जो अपूर्ण रहा, उसे हिंदी में प्रकाशित वैसे कर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उपन्यास के अलावा प्रेमचंद की कहानियों की 11 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। एक संग्रह आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका टाइटल क्या है, ठीक है। जब उन्होंने उनकी अफसाना निगारी का एक आगाज 1907 से हुआ, जब उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा। 1936 तक उन्होंने सैकड़ों कहानियां लिखी, लेकिन उर्दू में उनकी तादाद लगभग 200 है, क्योंकि बहुत सी हिंदी कहानियां उर्दू में रूपांतरित नहीं हो सकी हैं। अफसानों का उनका पहला संग्रह सूज़े वतन नवाब राय के नाम से छपा था। उस पर उनसे सरकारी पूछताछ हुई, किताब के सभी प्रतियों को जला दिया गया था। उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, और उनके दूसरे संग्रहों में प्रेम पचीसी, प्रेम बतीसी, प्रेम चरीसी, फिरदौस ख्याल, खाके परवाना, ख्वाब ओ ख्वाल, आखिरी तोहफा, जाद राह, दूध की कीमत और वरदान शामिल हैं, ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस में कौन सा है ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा, ठीक है। उर्दू का कहानी साहित्य जितना प्रेमचंद से प्रभावित हुआ, बहुत बड़ी लाइन है, उतना किसी दूसरे से नहीं प्रभावित हुआ। उनकी अनगिनत रचनाओं का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी खूबी थी उनकी सादा और सरल भाषा, शफाक और बेतकल्लुफ लेखन शैली। उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा को रचनात्मक भाषा में बदल दिया और काल्पनिक साहित्य को ऐसी जीवंत और कोमल शैली दी जो बनावट और औपचारिकता से मुक्त है। उन्होंने ऐसे वक्त लिखना शुरू किया था जब इश्क व मोहब्बत की फर्जी दास्तानों और तिलिस्मी किस्सा कहानियों का दौर जारी था। अगर आप रीति काल के बाद का समय देखेंगे तो कहीं ना कहीं पद्य में भी यही विधा चल रही थी। वो तो जब हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे महनी लोग मिलते हैं और वे एक अलग दिशा में चल जाते हैं, और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग आते हैं जो काव्यानुशासन को प्रणीत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है यहां पे भी जो हमने बताया, ठीक है। खैर, प्रेमचंद ने आकर उस तूफानी दरिया को धारों को रुख मोड़ दिया था जो कहानी को एक मोड़ पे ला खड़ा किया था। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नॉवलों से, ठीक है, अपनी कहानियों, और अफसाना मतलब कहानी है, ठीक है, और नॉवल मतलब उपन्यास से राष्ट्रीय जीवन के मूल्य तत्वों को प्रस्तुत करके उर्दू साहित्य के नए पात्रों, नए माहौल और नए स्वाद से परिचय कराया। वो अपने पाठकों को शहर की रोशनी और रंगीन दुनिया से निकालकर गांव की अंधेरी बदहाल दुनिया की तरफ ले जाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। ये उर्दू के कथा साहित्य में एक नई दुनिया की दरियाफ्त थी, यानी कि एक नई दुनिया की वहां पे उपस्थिति थी। उस दुनिया के विशालता और गहराई को समझे बिना प्रेमचंद के अध्ययन का हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमचंद की कला के सौंदर्य और उसके मूल सच्चाइयां उसकी व्यापक परिदृश्य में परवरिश पाकर इस योग्य हुई कि उर्दू और हिंदी कथा साहित्य की स्थायी परंपरा का दर्जा हासिल हो सका, ठीक है। और अंत में ये जो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो बहुत बड़े क्या कहते हैं आलोचक भी रहे हिंदी साहित्य के, और बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं इन्होंने लिखी हैं। पिछले बार मैंने पिछला वीडियो किया था उसमें मैंने निराला पे लिखी उनकी टीका की बात की थी, अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रेमचंद उन थोड़े कलाकारों में से जो हिंदू मुसलमान दोनों पे समान अधिकार से लिख सकते हैं। यह उनके व्यक्तित्व का यथार्थ है। साहित्य उन रचनाओं को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जब उसमें जीवन की सच्चाइयों और अनुभूतियां व्यक्त की गई हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि प्रेमचंद की कहानियों में जीवन प्रवाह की ही झांकी दिखाई है। यथार्थवाद स्वदेश होना चाहिए और प्रेमचंद की कहानियां इस कसौटी पे खरी उतरती हैं। प्रेमचंद की कहानियों का कला पक्ष भले ही आलोचकों की दृष्टि में गौड़ रहा हो, पर प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन के यथार्थ को कला के आधार पर प्रतिष्ठित करना रहा है, ठीक है, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुए हैं। यही प्रेमचंद की कहानियों की उपलब्धि या हम कह सकते हैं सार्थकता है। बाकी एक चीज मैं बताता चलूं कि आप प्रेमचंद की कहानियों वाला जो एपिसोड है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट, स्टडी IQ IAS हिंदी या स्टडी IQ मेन चैनल, दोनों की आप में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप प्रेमचंद की कहानियों वाला वीडियो भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने उनकी कहानियों
की जो महत्ता है और उसका जो महात्म्य है उसको समझाया है। ठीक है, बाकी मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ठीक है, ये वैसे अगर देखा जाए तो ये बैच नंबर 5 है। ठीक है, बैच नंबर 5 है, बैच नंबर 5 है। ठीक है, आप इससे जुड़ना चाहें तो आपको करना क्या है, आप studiiq.com अभी विजिट कीजिए और ये विकास लाइव कोड यूज करना ना भूलें। आप किसी भी कोर्स में StudyIQ के जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और ये बैच वैसे तो लिखा है 13 सितंबर से शुरू हो चुका है, पर ये अभी कुछ दिन बाद ही शुरू होगा, 2-3 दिन बाद ये बैच शुरू होगा, क्योंकि बहुत सा एडमिशन हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इसको एक विधिवत समय के बाद इसको शुरू किया जाए। तो आपको करना क्या है, आपको studyIQ.com विजिट करके प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ना है। और अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्लियर, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्लियर, तो आपके पूरे के पूरे जो पैसा है जो आपने इसमें यहाँ पे यूज़ किया, जिसे आप 14,999 देख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा। और अगर आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से जुड़ते हैं जो 19 सितंबर से, जो P2I फाउंडेशन का बैच है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो उसमें आपको आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि एक तो प्रीलिम्स के बाद आपका अगर आपका क्लियर हो जाता है तो पैसा तो वापस हो ही जाएगा। खास बात क्या है कि हर हफ्ते आप 11,000 रुपये पारितोषिक यानी 11,000 रुपये इनाम के रूप में जीत सकते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं या टेस्ट सीरीज में अगर आप अव्वल आते हैं। तो करना आपको क्या है, आपको डिले नहीं करना है, अभी विजिट करना है studyIQ.com और जुड़ जाना है किससे, हिंदी साहित्य के कोर्स से या P2I फाउंडेशन, हमारे जो GS का फाउंडेशन बैच आप उससे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है @ऑफिशियल विकास करके। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहें तो आप स्कैन करके इसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके आप इसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो @ऑफिशियल विकास डालेंगे तो भी ये चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम इस सीरीज में और वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और उनके ग्रुप्स में, और हमें जरूर बताइएगा कि और किन विषयों पे आप वीडियो जाना चाहते हैं, या हमारे इस सीरीज में चर्चित साहित्यकार में किसी विशेष साहित्यकार पे अगर आपको वीडियो देखना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो जरूर बनाएं। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।